नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, जहां आपके लिए हर रोज हम नए मुद्दे फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से तो पहले आपके लिए लाएंगे। हर रोज ऐसे मुद्दे लेकर आपके लिए आते हैं जहां पर आप पोल के माध्यम से हर खबर पर भाग लेते हैं। आप जो वोट करते हैं वो प्रतिशत हम आपको दिखाते हैं पोल के माध्यम से। तो आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग लीजिए। आप भाग लेंगे, जो प्रतिशत आएगा वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि आज कौन से बड़े मुद्दे होने वाले हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हां, दरिंदगी एंड मर्डर, सीबीआई से डर, यह पहला मुद्दा। हम बात यहां पर कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर दरिंदगी की गई है, मर्डर किया गया है। आपको पता होगा किस तरीके से उस बेटी का, उस ट्रेनी डॉक्टर बिटिया का किस तरीके से बलात्कार किया गया। 151 mg वहां पर सीमन पाया गया, लिक्विड पाया गया। उसके प्राइवेट पार्ट्स में क्या कुछ छुपाया जा रहा था, यही हमारा महत्वपूर्ण सवाल है आपसे भी और पूरे देश से। और दुनिया जानना चाहती है कि आखिर जो सीबीआई को केस देने की बात आई थी उसमें इतना विलंब क्यों हुआ, पहले दे दिया जाता। तो पहला फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको पहला मुद्दा बताया। आगे बढ़ेंगे। जी हां, यूसीसी जल्द लागू होने वाला है क्या? जी हां, लाल किले की प्राचीर से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऐसे कानूनों को हटा देना चाहिए जो कि जाति धर्म के आधार पर होते हैं, मजहब के आधार पर होते हैं खासतौर पर, और जो समावेशी नहीं है, इस तरीके का जब बयान यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया, और तो क्या यूसीसी की आहट है, यूसीसी का जिक्र है, एक समान कानून पूरे देश के लिए। हम तो मांग उठाते हैं आज पीएम मोदी की तरफ से जो बोला गया है 15 अगस्त में, अगर पीएम बोल रहे हैं तो हमें तो आशा है जरूर कुछ होने वाला है, जल्द लागू होना चाहिए यूसीसी। फिर आगे बढ़ेंगे। यूसीसी के बाद बांग्लादेश में जिहाद की मांग। जी हां, कितने ही कट्टरपंथी वहां पर जो गुट हैं वो पनप रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, इतने फल फूल रहे हैं कि जिहाद की मांग करने लगे। वो कह रहे हैं कि जिहाद करना है यहूदियों के खिलाफ। अरे भाई, बंगाल में कौन से यहूदी हैं, बांग्लादेश में कौन से यहूदी हैं? लेकिन यही वो घिसी पिटी सोच है जो उनके जिहाद की, जो उनका जिहाद की आइडियोलॉजी रख रहे हैं ये लोग, वो हिंदुओं के खिलाफ रख रहे हैं, यहूदियों के खिलाफ रख रहे हैं, जूज, और खासतौर पर हिंदू, जो पश्चिम बंगाल के पड़ोस में जो बांग्लादेश है उसकी खबर के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूं। फिर से कौन सा गुट आ गया जिसने क्या कुछ कह दिया, विस्तार से रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे। आगे बढ़ेंगे। बरेली को बांग्लादेश बनाने की धमकी। जी हां, बरेली में किसने एक महिला को कंप्लेंट करने पर, जब रेडी पटरी वालों की, जब उसने कंप्लेंट कर दी, क्योंकि वो मुसलमान अगर रेडी पटरी वाले थे तो उनकी कंप्लेंट हो गई, तो यहां पर ये कौन सा मुसलमान नेता है जो उस महिला को धमकी देने लगा कि अगर तुमने ऐसा दोबारा किया या शिकायत की तो तुम्हारे घर को बांग्लादेश बना देंगे। ये बरेली की खबर आपको बता रहे हैं, इसके बारे में भी आप देखिएगा, बने रहिएगा जनमत में विस्तृत पैकेज के माध्यम से। और फिर हिंदुओं पर अत्याचार और यूएस चुप है। भाई, जब जरूरत है आपको बोलने की, यूएसए, आप ऐसे तो दुनिया का पूरा ठेका लेकर बैठते हैं, हर जगह आपको अपनी टांग अड़ानी है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, जब उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया तो मुंह में ताला लग गया। वारे वाह यूएसए, यही है क्या आपका चरित्र? ये हमारे प्रश्न आपके लिए रहेंगे। फ्लोर ग्राफिक्स आपको दिखा दिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज मुद्दों की। तो देखिए, देश कोलकाता की ट्रेनी महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहा है। हर कोई महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर गुस्से में है। इसी बीच बुधवार को आधी रात को बंगाल में कानून के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गईं। जिस अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई, उसी अस्पताल में भीड़ ने हमला कर दिया, जमकर वहां पर तोड़फोड़ की गई। यह सब हुआ ममता के बंगाल में। इस घटना को ममता ने ना तो रोका, ना तो वो रोक पाई, ना ही अब तक ठोस कोई कार्रवाई कर पाई है। आधी रात को सरेआम भीड़ ने अस्पताल में हिंसा हुड़दंग किया। क्या प्लानिंग के साथ हुआ अस्पताल पर हमला? इस हमले के पीछे क्या मकसद है? क्या सबूत मिटाने के लिए यह हमला हुआ है? यही तो आशंका है। सबूत मिटा दो, मामला दब जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? क्या कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है? देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। तस्वीर कोलकाता की उस अस्पताल की है जहां एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इसके विरोध में 14 अगस्त की रात देश के कई जगहों पर रिक्लेम द नाइट नाम का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इसका मतलब है रात पर अपना अधिकार हासिल करना। इस प्रदर्शन को आजादी की आधी रात में महिलाओं की आजादी की खातिर प्रदर्शन का नाम दिया गया। देखते ही देखते कोलकाता में आयोजित विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया।
आधी रात को हालात उस वक्त बिगड़ गए जब उग्र भीड़ हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग में बैरिकेड तोड़कर घुस गई। रात करीब 12 बजे अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई, डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। अस्पताल परिसर में जिस जगह प्रदर्शनकारी डॉक्टर धरना दे रहे थे उस जगह पर भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और कुर्सियां तोड़ी गई, पंखे तोड़ दिए गए। 1 घंटे तक अस्पताल में उपद्रवियों ने अस्पताल में तांडव मचा कर रख दिया था। पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए गए और कैंपस में तोड़फोड़ की गई। ड्यूटी स्टाफ से भी मारपीट की गई। अस्पताल के दरवाजे, खिड़कियां, बेड, मेडिकल उपकरण जो भी सामने आया उसे बर्बाद करते चले गए। सवाल उठ रहा है कि आखिर अस्पताल पर ये भीड़ का हमला था या सबूत मिटाने की साजिश। आखिर 1 घंटे तक हुड़दंग की छूट किसने दी? ये कौन लोग थे? घटना क्यों हुई? प्रदर्शनकारी किन मांगों को लेकर अस्पताल के बाहर पहुंचे थे? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब ममता सरकार को देना है, क्योंकि महिला ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर इसी अस्पताल में हुआ था। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। देश भर में डॉक्टर के साथ आम लोगों में भी काफी रोष है। इन सारे मामलों में सबसे बड़ा सवाल ममता सरकार और कोलकाता प्रशासन पर उठ रहा है, क्योंकि इस मामले को पहले खुदकुशी बताया गया था। जांच के बाद यह मामला रेप मर्डर का निकला। कुल मिलाकर ममता सरकार ने कार्रवाई के नाम पर अब लीपापोती ही की है और इस मामले की कार्रवाई इस तरह की गई है जैसे ममता सरकार कुछ छिपा रहा है या किसी को बचा रही है। वही देश कोलकाता की ट्रेनी महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, इस खबर को जाना, रिपोर्ट को आपने देखा। अब ग्राफिक्स के माध्यम से और विस्तार से इस पूरी खबर को समझिए। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं अस्पताल में जिस तरह से उपद्रव हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है और इसके पीछे क्या साजिश है। ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाते हैं। ममता सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं, ये आप जानिए। देखिए, कई सवाल। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कहां से आई 5000 की भीड़? अस्पताल में हंगामे और तोड़फोड़ के वक्त पुलिस कहां थी? ये मुख्य बात है। पुलिस कहां चली गई थी? क्या तोड़फोड़ के पीछे सबूत मिटाने की साजिश थी? ये 7 सवालों के घेरे में कोलकाता पुलिस है। इसको आप समझिए। क्या हंगामा तोड़फोड़ करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? यह भी प्रमुख सवाल है। कोई बचा रहा है क्या? कोलकाता पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में 5 घंटे क्यों लग गए? इतना समय अगर लग रहा है, क्या दाल में कुछ काला है? अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले आखिर हैं कौन? यह भी एक प्रमुख सवाल है, यह भी जानना है। क्या सबूत मिटाने आई थी भीड़? यह भी एक प्रश्न है, यह भी एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर आपको जानना है। मामले में, अब सवालों में ममता सरकार, सबूत छिपाने की साजिश, मामले से जुड़े सच को छिपाने की कोशिश है क्या? यह प्रश्न है। सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही है क्या? यह दोबारा से आपसे यह प्रश्न हम कर रहे हैं, यह सवाल है। परिवार को सुसाइड की बात क्यों बताई गई? यह भी एक प्रश्न है। क्या इसको सुसाइड वाला केस बनाने का प्रयास था? परिवार को बेटी का शव क्यों नहीं दिखाया? यह भी प्रश्न है, यह भी प्रश्न है। महत्वपूर्ण, ग्राफिक्स के माध्यम से क्राइम सीन को सील क्यों नहीं किया गया? जहां पर क्राइम होता है उस एरिया को सील कर दिया जाता है, यह नहीं हुआ। क्या किसी को बचाया जा रहा है? क्या वाकई किसी को बचाया जा रहा है? अगर हां तो ऐसा क्यों है? प्राइवेट पार्ट में 150 मिलीग्राम बॉडी प्लाज्मा मिला है, यानी सीमन मिला है। आखिर कैसे? गाल, होठ पर गहरे घाव मिले हैं। गैंगरेप की आशंका तो देखिए यहां पर जताई जा रही है जब से इतना लिक्विड मिला है। प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान हैं। ये पुनः आपको मैं बात बता रहा हूं। आंखों में चश्मे के शीशे के टुकड़े हैं। ये दोबारा से आपको समझना होगा। आंखों में हमला हुआ है, मार की गई है, गले की हड्डी टूटी है। गले की हड्डी टूटना, उसका दम घोटकर मारना, सिर पर चोट के निशान, ये भी आपको प्रमुखता से बता रहे हैं। क्या कुछ नहीं हुआ उस महिला डॉक्टर से दरिंदगी के रूप में? ये आपको हमने ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया। कोलकाता अस्पताल में अगली खबर आपको बता रहा हूं, इससे जुड़ी हुई है। कोलकाता अस्पताल में तोड़फोड़ को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने अजीबोगरीब बयान दिया है। सीएम ममता ने कहा कि यह छात्रों का काम नहीं है, इस हिंसा के पीछे साजिश है और वाम और राम इकट्ठे होकर यह सब कर रहे हैं। देखिए, कुछ भी बोल दिया जाता है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी और बंगाल के लोगों की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। यह बहुत बड़ा अपराध है, इसकी एकमात्र सजा फांसी है। अगर अपराधी को फांसी होगी
तभी लोगों को इससे सबक मिलेगा, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। तो मुख्य तौर पर इस वक्त ममता बनर्जी भी यहां पर कह रही हैं कि भाई हमारी गलती नहीं, हमारी तो संवेदनाएं हैं साथ में। तो इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दे देते हैं कि प्रश्न क्या था। लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, सबूत मिटाने के लिए उपद्रव किया गया है क्या? 97% 97% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 3% लोगों ने ना में जवाब दिया। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये कहता है कि हाँ, सबूत मिटाने के लिए उपद्रव किया गया है। तो चलिए, ये खबर आपने देखी। पोल के माध्यम से आप जब पोल में भाग लेते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट जो मिलते हैं, इसीलिए आपको कह रहा हूं लगातार हमारा शो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाइए, पोल कीजिए। पोल में आपका जो मत आएगा वही हम आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कोलकाता कांड पर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और बलात्कार जैसे घृणित अपराधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी दरिंदगी करने वालों को फांसी की सजा देना जरूरी है ताकि समाज में भय पैदा हो और भविष्य में कोई भी ऐसा घृणित अपराध करने की हिम्मत ना जुटा सके। क्या कुछ कहा, आइए आपको वो सुनाते हैं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। 78वें स्वतंत्रता महोत्सव के मौके पर पूरा देश आज झूम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पीएम ने कहा, देश सांप्रदायिक सिविल कोड को झेल रहा है, लेकिन अब जरूरत है कि देश को सेक्युलर सिविल कोड मिले। साथ ही उन्होंने देश को लगातार चुनाव में फंसे रहने के कारण वर्तमान समय में वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। देखिए साथ ही बांग्लादेश की स्थिति और लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमले से लेकर महिला सुरक्षा पर क्या कहा, इस रिपोर्ट के माध्यम से जानिए। बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है,
अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता और लगातार दुनिया भर के सनातनियों को हालात पर सोचने पर मजबूर किया है। तो वहीं बंगाल रेप कांड पर पीएम ने स्पष्ट मैसेज देकर साफ कर दिया है कि महिलाओं को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। हमारा प्रश्न था यूसीसी पर पीएम लेंगे बिग डिसीजन, कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। 85% 85% लोगों ने कहा हां, 15% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि यूसीसी पर पीएम लेंगे बिग डिसीजन, कोई बड़ा फैसला पीएम मोदी के द्वारा लिया जाने वाला है। चलिए, ये पोल के माध्यम से आपको हमने बताया। बांग्लादेश में अब तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। हिंसा की आग में पूरा देश जल रहा है। यूनुस सरकार हिंसा पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं हिज्ब उत तहरीर नाम के आतंकी संगठन ने खिलाफत यानी खलीफा शासन की मांग की है। साथ ही हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है। हिज्ब उत तहरीर की मांग पर बांग्लादेश की नई सरकार खामोश है। यह मांग ऐसे समय में उठी है जब बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। बांग्लादेश में नरसंहार का दौर जारी है। हिंदुओं का डेथ सेंटर बन चुका बांग्लादेश अब किसी के लिए सुरक्षित नहीं रहा। हिंसा की आग में बांग्लादेश धधक रहा है, सुलग रहा है और जल रहा है। मौजूदा हालात देखकर यह लग रहा है कि अब यहाँ हालात कभी सामान्य नहीं होंगे। इसी बीच बांग्लादेश में आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर की एंट्री हो गई है। इस कट्टरपंथी संगठन ने हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। 9 अगस्त को ढाका में हिज्ब उत तहरीर ने एक रैली का आयोजन किया। रैली में कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में खलीफा की स्थापना की मांग की। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद शरिया कानून पर आधारित खिलाफत की मांग होना देश के लिए खतरे की घंटी है। हिज्ब उत तहरीर जैसे खतरनाक आतंकी संगठन ने इस मांग को जोर शोर से उठाया है। साथ ही हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है। प्यारे देशवासियों, जुर्म की व्यवस्था से मुक्ति के लिए नबी की तर्ज पर खिलाफत की स्थापना की मांग उठाओ। जो लोग अल्लाह की बताई हुई बातों के अनुसार शासन नहीं करते वो लोग अत्याचारी हैं। काफिर शक्तियां अमेरिका, ब्रिटेन और भारत अब सक्रिय रूप से यूनुस जैसे अन्य एजेंटों को सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिज्ब उत तहरीर के इस ऐलान पर यूनुस सरकार की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। न ही बांग्लादेश की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस मामले पर टिप्पणी की है। इस्लामिक आतंकवाद की आग में जल रहे बांग्लादेश में खलीफा शासन के आने की मांग होना बड़े खतरे की निशानी है, जो विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बीच हिज्ब उत तहरीर ने तेजी से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुओं का कत्लेआम जारी है। अब देखना है कि बांग्लादेश हिंसा की आग में कब तक जलता रहेगा और क्या कट्टरपंथी आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर अपने मंसूबों में कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपने देखा कितनी गंभीर बात कर दी है हिज्ब उत तहरीर ने। अब क्या है, कौन है हिज्ब उत तहरीर, वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं ताकि आप समझ पाएं कि किसने ये आह्वान किया है, कौन चाहता है जिहाद करना,
यहूदी और हिंदुओं के खिलाफ। 1952 में यरूशलेम में हिजब उत तहरीर की स्थापना हुई थी। ये इसको जानिए, जेरूसलम में यानी कि वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। ये है हिजब उत तहरीर। संगठन का मुख्यालय जो है वो लंदन में है। तो तार देखिए, इंटरनेशनल ये पूरा दुनिया में फैला हुआ है। पूरी दुनिया में खलीफा शासन की ये बात करता है कि भाई हर जगह इसी के हिसाब से शासन हो। इसका प्रभाव यूरोप, एशिया, दक्षिण एशिया में है। कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, काफी बड़ी इसकी जड़ें हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव इसका इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। तो ये इसकी जड़ें कितनी दूर दूर तक है ये देखिए। 50 देशों में फैले हिजब के 10 लाख सदस्य हैं। सोचिए, 10 लाख सदस्य। जैविक हथियारों की ट्रेनिंग देता है ये हिजब। आप सोचिए कितना खतरनाक ये संगठन है। संगठन का मकसद कट्टरपंथी युवाओं की फौज तैयार करना है। ये हिजब उत तहरीर को जानिए। ये संगठन चीन और बांग्लादेश में बैन है और फिर आ गया है। और बैन होने के बाद आया, सोचिए बांग्लादेश की हालत क्या है। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की मांग की गई है। हिंदुओं के खिलाफ की गई है, हाँ 95%, 95% लोग कह रहे हैं हाँ, 5% लोग कह रहे हैं ना। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की मांग की गई है। चलिए, हमने अंतर्राष्ट्रीय जगत की भी बड़ी खबर यानी बांग्लादेश के बारे में, जो हमारा पड़ोसी ही है, उसी के बारे में बताया कैसे वहां पर आतंकवाद पनप रहा है, जिहाद पनप रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, भारत की बात करते हैं। उसमें भी एक बांग्लादेश वाला लिंक है। कैसे, वो बताता हूं। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ऐसा मामला सामने आया जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से भारत के जिहादियों को मिल रही प्रेरणा यानी इंस्पायर हो रहे हैं ये जिहादी। प्रेरणा को साफ दिखाता है, उसका बयान करता है। विवाद ने सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में नया मोड़ ले लिया है। हुआ कुछ ऐसा कि एक हिंदू महिला ने मुस्लिम हॉकर्स यानी चूंकि रेडी पटरी वाले होते हैं उनके खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद नगर निगम के अध्यक्ष से उसे धमकियों का सामना करना पड़ा। इस मुद्दे ने बांग्लादेश का संदर्भ भी खींचा है, जिससे विवाद और भी जटिल हो गया है। हाल ही में एक हिंदू महिला ने स्थानीय नगर पालिका में मुस्लिम हॉकर्स द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत की। महिला ने आरोप लगाया कि ये हॉकर्स उनके इलाके को अतिक्रमित कर रहे हैं, यानी जो रेडी पटरी वाले हैं उसके इलाके को अतिक्रमण वहां का कर रहे हैं, और प्रशासन भी इसको लेकर थोड़ा ढीला दिखाई दे रहा है। महिला ने अपने हक की आवाज उठाई, उसने कंप्लेंट की थी। महिला की शिकायत के बाद नगर निगम अध्यक्ष सैयद अबिद अली, सोचिए ये मुस्लिम आदमी है, इसने महिला को धमकी दी। धमकी क्या दी? धमकी भी ऐसी जिससे भारत में रह रहे जिहादियों की जिहादी नीयत साफ हो गई। अध्यक्ष ने धमकी दी कि मुसलमान आपके घर को बांग्लादेश में बदल देंगे। आबिद अली ने कहा कि कुछ भी कर लो, घर के सामने से मुस्लिमों के ठेले नहीं हटवा पाओगे, विरोध करोगे तो घर नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा, मुसलमानों को तुम्हारे घर में घुसा देंगे और दंगा करा देंगे। सोचिए ये क्या सोच है, ये किसको बांग्लादेश बना रहा है। और जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई, प्रभारी जो आपको दिखाया क्या कुछ कार्रवाई भी इसमें हो चुकी है, अब एक्शन भी होगा। जैसे ही अपडेट्स आते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। अब पोल के माध्यम से आपको दिखाते हैं क्या हमने जो सवाल आपसे पूछा था उस पर क्या रिएक्शन है। बांग्लादेश में हिंसा को भारत से, जो बांग्लादेश में हिंसा है उससे भारत भी प्रभावित है क्या? 95% लोग कहते हैं हां, 5% लोग कहते हैं ना। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि बांग्लादेश में हिंसा से भारत प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं, यह भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबर है, बांग्लादेश से भी जुड़ी है और हिंदुओं से खास तौर पर जुड़ी हुई है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार हो रहे अत्याचारों की तस्वीरें हर दिन और भी भयावह होती जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद व्हाइट हाउस ने इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ये चुप्पी केवल बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति नफरत और हिंसा की अनदेखी नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी से भागने का भी, जो उनकी जिम्मेदारी है उससे भागने का भी एक प्रयास नजर आ रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को लगातार हमलों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में कई घटनाओं में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, हिंदू परिवारों को हिंसा का शिकार बनाया गया और उनकी संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार के बाद सरतन से जुदा भी किया गया। इस हिंसा से स्पष्ट है कि यह हमला सुनियोजित है और इनका उद्देश्य हिंदू समुदाय को डराना और दमन करना ही है।
दरअसल व्हाइट हाउस की आधिकारिक प्रवक्ता जॉन पियरे ने एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया। इस दौरान एक पत्रकार ने उनसे बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम को अमेरिका भारत संबंधों पर सवाल पूछा कि भाई बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है और उससे भारत और अमेरिका के संबंध पे क्या असर पड़ता है। इसका जवाब देते हुए व्हाइट हाउस ने प्रवक्ता जॉन पियर ने कहा, हम निश्चित रूप से स्थिति पर नजर जारी रखेंगे कि हम नजर पूरी दुनिया पर रखती है अमेरिका, हम निश्चित रूप से स्थिति पर नजर जारी रखेंगे। मेरे पास इसके अलावा और कुछ कहने को नहीं है। व्हाइट हाउस की ओर से इस अत्याचार पर चुप्पी तोड़ी नहीं गई। इस चुप्पी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश दिया है कि अमेरिका बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज कर रहा है। इसके पीछे की वजह चाहे जो भी हो, यह निश्चित रूप से बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अन्याय और उनकी समस्याओं के प्रति असंवेदनशीलता का प्रतीक तो जरूर है। व्हाइट हाउस की चुप्पी केवल बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति अनदेखी नहीं बल्कि एक कायरता की मिसाल भी है। खबर आपने जानी, इस पर पोल के माध्यम से हमारा प्रश्न भी जान लीजिए। क्या हिंदुओं के ऊपर हिंसा पर यूएस खामोश है? 80% 80% लोगों ने कहा हां, 20% लोगों ने कहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस है, आज 15 अगस्त है। पूरे देश से तस्वीरें आ रही हैं जश्न मनाने की। इस एक छुट्टी का दिन भी होता है कई लोगों का, लेकिन ये दिन आपको याद भी करना है क्योंकि इसी दिन हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ था। एक दुखद तो ये भी बात है कि यहाँ पर बंटवारा भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी 15 अगस्त आज़ादी के रूप से जाना जाता है, माना जाता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अटारी वाघा बॉर्डर पर आज़ादी का जश्न मनाया गया। देखिए कैसे यहाँ पर जो भारतवासी हैं, ये बिल्कुल अटारी बॉर्डर जो हमारी तरफ स्थित है उसे अटारी बॉर्डर कहा जाता है अमृतसर, और जो उस तरफ स्थित है उसे वाघा बॉर्डर कहा जाता है। तो आप जब भी कभी कहें तो आप अटारी बॉर्डर ही कहें, आपको वाघा बॉर्डर नहीं कहना है। अपनी तरफ जो है वो अटारी बॉर्डर है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा की तरह से भी इसको समझिए कि ज़्यादातर लोग इसको वाघा बॉर्डर तमाम जो मीडिया संस्थान, तमाम हमारे टीवी चैनल, साथ ही साथ हमारे जो सिनेमा जगत के लोग हैं वाघा बॉर्डर करते थे, लेकिन मुख्य तौर पर ये अटारी बॉर्डर है अमृतसर का, जहां से हमारे देखिए ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जवानों का शौर्य देखकर पाकिस्तान डरा है। पाकिस्तान हमेशा से डरता तो आ ही रहा है भारत से, और ये जो गेट है एक गेट है दोनों बॉर्डर्स के बीच में। उस गेट के उस तरफ पाकिस्तान है, गेट के इस तरफ हिंदुस्तान है, और दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। और हर रोज़ जो सेरेमनीज होती है वहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं उसकी तस्वीरें तो आप देखते ही हैं। झंडे को फहराया जाता है, फिर शाम को उतारा जाता है, और ये डेली का वहाँ पर रूटीन है। लेकिन ख़ास तौर पर 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है कार्यक्रम होते हैं, सेरेमनीज होती हैं। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की जिसे खास तौर पर आपसे हमने बात कही, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान लड्डू बांटता है, 15 अगस्त को भारत लड्डू बांटता है, और यहाँ पर आप भी जा सकते हैं। दर्शक दीर्घा में आप बैठकर ये आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर ड्रिल्स होती हैं, गाने होते हैं, डांसेस होते हैं, बहुत कुछ होता है, पूरा मनोरंजन भी होता है, और साथ ही साथ देश प्रेम की भावना को भी जगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से मिलने के बाद उनको संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों से बारी बारी से मुलाकात की। हालांकि सिल्वर पदक विजेता नीरज चोपड़ा भारत में ना होने की वजह से इस मीटिंग में भाग नहीं ले सके। इसके अलावा भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु और विनेश फोगाट भी इस मुलाकात में भाग नहीं ले सकीं। सभी ने पदक लेकर पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाई। इस दौरान भारत की निशानेबाज मनु भाकर पीएम मोदी को पिस्टल के बारे में बताते हुए नजर आईं। तो देखिए मनु भाकर जो शूटर हैं और उनके द्वारा, जो कि एक हमारी खिलाड़ी हैं, जानी मानी, मेडल जीता है उन्होंने, 2 मेडल जीते हैं, उन पीएम मोदी को उन्होंने पिस्टल के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को पिस्टल भेंट भी की। ये देखिए तस्वीर, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी ये तस्वीर। खिलाड़ियों के प्रति उनको प्रोत्साहन देना एक पीएम के द्वारा, वो तस्वीर भी आपने देखी। दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को बधाई दी। पीएम मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत और श्रीजेश के साथ भी, आपको बताएं, संयुक्त फोटो यहां पर खिंचाई। तमाम खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचाई। भारतीय हॉकी टीम ने प्रधानमंत्री को हॉकी स्टिक, ये देखिए हॉकी स्टिक के साथ सभी खिलाड़ियों द्वारा हस्ताक्षरित जर्सी भी उपहार की, माने सभी ने जिसमें सिग्नेचर किया है वो टी शर्ट उनको दी है, वो जर्सी उनको दी है। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश हॉकी को अलविदा कह चुके हैं, और वह एक शानदार गोलकीपर थे। तो तमाम जितने भी खिलाड़ी थे, मनु भाकर के साथ साथ हमारे जितने भी
हमारे पहलवान भाई, हमारे खिलाड़ी, साथ साथ हमारी हॉकी टीम जिसने पदक जीता है और नहीं भी जीता है लेकिन देश का नाम रोशन किया है, वो सभी यहां पर मौजूद थे। चलिए, इसी के साथ आज के बुलेटिन यानी कि आपके फेवरेट कार्यक्रम जनमत में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और हमारी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। मेरी और मेरी पूरी टीम यानी प्रोडक्शन से लेकर एडिटोरियल टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।